तो बच्चों आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये हम लोगों का मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 12th है। और इस लेक्चर में मैं आपको परसेंटेज कंपोजिशन, इम्पिरिकल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला और रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगा कि परसेंटेज से कैसे इम्पिरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला निकाला जाता है। परसेंटेज कंपोजिशन की सहायता से इम्पिरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला किस कदर निकाला जाता है, ये मैं इस टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। तो इस टॉपिक को आप देखिए। सबसे पहले तो परसेंटेज जब निकालना है तो किसी एलिमेंट का किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर परसेंटेज क्या है, ये अगर आपको पता करना है तो आप जो है इसके लिए आप क्या करोगे कि उस एलिमेंट का मास को टोटल मास से डिवाइड कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पहला स्टेप क्या करोगे कि सबसे पहले तो उस मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। पहला स्टेप है मॉलिक्यूलर मास निकालने, हम सिखा चुके हैं पहले ही। आरएमएम, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सबके रैम को जोड़ दीजिए, सबके रिलेटिव एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, या सिंपली सबके एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। और सबके एटॉमिक मास को आप ऐड कर दोगे और उसके बाद करने के बाद सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे कि जिसका परसेंटेज निकालना है, जिस एलिमेंट का परसेंटेज आपको निकालना है, उसका मास आप ऊपर रखोगे। जिसका निकालना है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दी कंपाउंड, जिसका निकालना है उसको यहाँ रखोगे। और नीचे रखोगे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, उसका मोलर मास यानी उसका टोटल मास, उसका मोलेकुलर मास नीचे रखोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, उस एलिमेंट का जिसको आप ऊपर रखे हो ना यहाँ पे, उस एलिमेंट का मास परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये मास परसेंटेज निकालने का तरीका है। पहले आप मोलेकुलर वेट निकाल लीजिए, सबको जोड़ दीजिए। उसके बाद ऊपर रख दीजिए, आप किसको ऊपर रख दीजिए, आपको जिसका निकालना है उसका मास रख दीजिए और नीचे रख दीजिए टोटल मास, मोलेकुलर मास, इनटू 100 कीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा। और यही तरीका आप लगाएंगे। अब देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं तुरंत कि आपका ये जो है कैसे निकलेगा मोलेकुलर मास। एक सेकंड में आपको एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। तो देखिए बोर्ड मिट गया है। अब परसेंटेज जो है ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक। परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन CaCO3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड, पहला स्टेप क्या है, मोलेकुलर वेट, ठीक। तो मोलेकुलर वेट निकालिए। मोलर मास कहिए, मोलर मास या मोलेकुलर वेट। तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, इट विल बी टोटल 100। मोलेकुलर वेट आपका हो गया कितना, 100। अब परसेंटेज आप बारी बारी से निकाल लीजिए। तो परसेंटेज ऑफ किसका निकालने का इरादा है, कैल्शियम का। तो जिसका निकालना है उसका ऊपर रखिए। तो कैल्शियम का मास ऊपर रखिए। कैल्शियम, मास ऑफ कैल्शियम लिख देते हैं, एक स्टेप आपके लिए है ना। मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाई कितना, मोलर मास इंटू 100। अब मास ऑफ कैल्शियम कितना है, 40 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है, 100 इंटू 100, इट विल बी हाउ मच परसेंट, इट विल बी 40%। आ गया ना। इसी तरह परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास ऊपर रखोगे, नीचे मोलर मास इंटू 100। कार्बन का मास 12 बाई मोलर मास 100 इंटू 100, तो इट विल बी कितना परसेंट, इट विल बी 12%।
उसी तरह से आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे, तो ऑक्सीजन का मास ऊपर रखोगे, कितना है 16 3 जा 48 बाई मोलर मास 100 इंटू 100 इट विल बी ऑल्सो 48%। तो इसका परसेंटेज आ गया कितना परसेंट, 48%। ये तरीका है आपको क्या निकालने का, परसेंटेज निकालने का। इस तरह ये परसेंटेज निकल गया, ठीक है। तब जो है हम लोग अब प्रोसीड करेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के तरफ, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग अब देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम इन दी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे ग्लूकोज का देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज आप लोग खाते हैं, जो आप पीते हैं, ठीक है, डाल के ग्लास से, उस ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला, इसमें सेम नंबर से सब में जो डिवाइड हो जाए उससे डिवाइड कर दीजिए, जिसमें कि सारे एटम जिस नंबर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड होंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे कि सभी के सभी कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर और ऑक्सीजन का नंबर डिवाइड हो जाए, उसे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो फार्मूला मिलेगा उसे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे इसे आप कितना से डिवाइड कर दो, 6 से, इसे आप कितना से डिवाइड कर दो, 6 से, इसे आप कितना से डिवाइड कर दो, 6 से। सबको एक ही नंबर से डिवाइड करना, ठीक है ना। सबका कॉमन निकालना, हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसी से डिवाइड कर देना। तो 6 एक ऐसा नंबर है जिससे कि सब में डिवाइड हो जाएगा, तो 6 से सबको डिवाइड कर दो। 6 से सबको डिवाइड कर दिया तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1, तो C1H2O1 यानी CH2O, यही हुआ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ क्या, इट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। उसी तरह से बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। इसमें दोनों में जिस सेम नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड होगा, जैसे पहला में 6 से होगा, दूसरा में भी 6 से होगा, तो जिस नंबर से दोनों में डिवाइड होगा उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसका जो है आपको एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला इसका CH हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से किसी का भी बहुत सारे हैं जिनका कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हो। जैसे आपको एक दो और दिखाते हैं, जैसे देखिए ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है बाबू COOH, ठीक है। तो इसका फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C2O4H2। अब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए जिससे कि दोनों में सब में डिवाइड हो जाए, तो 2 से यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो 2 से सब में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए जो है इसका आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा 2 से डिवाइड यहाँ, 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 ठीक। तो इसका हो जाएगा COO2H, ठीक। तो ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। तो ऑक्जेलिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप एम्पिरिकल फार्मूला समझे। अब आगे समझिए मॉलिक्यूलर फार्मूला।
हाँ, तो देखिए अब मॉलेकुलर फार्मूला क्या होता है। मॉलेकुलर फार्मूला आपको कोई मॉलेकुल अपने अंदर डिफरेंट एटमों के एग्जैक्ट नंबर जो प्रेजेंट हैं उसके बारे में बताता है, उसके बारे में देता है कि आखिर डिफरेंट एटम्स जो हैं वो कितने कितने एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, इसके बारे में आपको मॉलेकुलर फार्मूला बताता है। जैसे ग्लूकोज के अंदर कार्बन का एग्जैक्ट नंबर कितना है, हाइड्रोजन एग्जैक्ट कितना है और ऑक्सीजन एग्जैक्ट कितना है, ये बताता है मॉलेकुलर फार्मूला। तो ग्लूकोज का मॉलेकुलर फार्मूला C6H12O6 ये बात को डिनोट करता है कि इसमें कार्बन का एग्जैक्ट नंबर 6 है, हाइड्रोजन का एग्जैक्ट नंबर 12 है और ऑक्सीजन का एग्जैक्ट नंबर 6 है। और बेंजीन का मॉलेकुलर फार्मूला C6H6 ये बताता है कि इसमें कार्बन का एग्जैक्ट नंबर 6 है और हाइड्रोजन का एग्जैक्ट नंबर भी 6 है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट नंबर बताता है एटमों का कि किसी मॉलेकुल के अंदर डिफरेंट एटमों का एग्जैक्ट नंबर कितना प्रेजेंट हैं, इसके बारे में ये आपको मॉलेकुलर फार्मूला बताता है। अब आप एम्पिरिकल फार्मूला देखें, मॉलेकुलर फार्मूला देखें। अब आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए एम्पिरिकल और मॉलेकुलर फार्मूला को, और इन दोनों में रिलेशन देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलेकुलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल एंड मॉलेकुलर फार्मूला में एक होल नंबर का रिलेशन होता है, वो होल नंबर n होता है। ठीक है, और ये मॉलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है, या यूँ कहिए कि मॉलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल n होता है। ठीक, n जहाँ एक इंटीजर है जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब रही बात कि n का वैल्यू निकलेगा कैसे, n का वैल्यू आएगा कैसे, हम लोग निकालेंगे कैसे n का वैल्यू। तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मॉलेकुलर फार्मूला से उसका मोलर मास निकाल लेंगे सबका जोड़ के। मॉलेकुलर फार्मूला से मोलर मास निकाल लेंगे सबका, सभी एटमों का जोड़ के। तो सारे एटमों का जोड़ के मोलर मास मॉलेकुलर मास लिख देंगे। फिर एम्पिरिकल फार्मूला से एक सारे एटमों का मास जोड़ के एम्पिरिकल मास लिख लेंगे, और मॉलेकुलर मास यानी मोलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे इसे तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कौन सा मास, n का वैल्यू मिल जाएगा। और जब n का वैल्यू मिल जाएगा तो इस स्थिति में हम लोग काम कर लेंगे n के बेसिस पर। n से जो हम लोगों को काम करना होगा उस काम को हम लोग कर लेते हैं। तो आप जो है इस तरह हम लोग n से इसका न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब आपको इसके टॉपिक से रिलेटेड परसेंटेज, कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलेकुलर फार्मूला, इस टॉपिक से रिलेटेड इनके बीच इंटरलिंक्ड एक न्यूमेरिकल बनाने का तरीका होता है। उस तरीके को आप देखोगे, उससे कैसे आप उसके प्रॉब्लम बनाओगे, उसके न्यूमेरिकल बनाओगे, इस चीज़ को अब तुम देखने वाले हो, अब देखोगे। ठीक है, तो आप देखिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप देखिए, आप परसेंटेज कंपोजिशन वाला। इस क्वेश्चन में को बनाने का जो तरीका है, परसेंटेज वाले सारे क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है। सभी क्वेश्चंस एक ही तरीके से बनते हैं, और इसका जो तरीका है वो इस तरह का है। इसमें आपको टेबल टाइप का बनाना पड़ता है पहला काम। जैसे ये टेबल बना के यहाँ एलिमेंट लिख दीजिए कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। ठीक है, एलिमेंटों में सब एलिमेंट का अपना अपना जो है परसेंटेज है,
कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसमें क्या क्या है भाई? कार्बन है, उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन भी है। ठीक, तो अब ये हो गया उनका परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक, तो परसेंटेज कंपोजिशन उनका लिख दीजिए। परसेंटेज कंपोजिशन में देखिए कि कार्बन कितना परसेंट है? 20%, तो 20% लिख दीजिए। हाइड्रोजन कितना है? 6.7%, तो ये 6.7 लिख दीजिए। और नाइट्रोजन कितना है जी? तो 46.67, तो इसको भी लिख दीजिए। और ऑक्सीजन कितना होगा? तो जब परसेंटेज है तो 100 में से इन तीनों को घटा दीजिएगा तो इसका भी आ जाएगा। तो इसको और इसको जोड़े तो 26.7 आई प्लस इसको जोड़ दिए। ठीक है, तो 100 माइनस 20 प्लस 100 माइनस 20 माइनस 6.7 माइनस 46.67, इस सब को घटाइएगा तो ये लगभग 26.63 आ जाएगा। थ्री 7 और 7 6 13, 1 हो गया ना, 6 6 12 12 1 13। ठीक है आएगा। तो ये जो है आ गया, और इस तरह से ये परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। इसके बाद यहाँ हम लोग लिखते हैं एटॉमिक रेशियो। क्या लिखते हैं? एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो में परसेंटेज डिवाइडेड बाई क्या करते हैं? कंपोजिशन। परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उसे हम लोग एटॉमिक रेशियो कहते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। तो ये सब एटॉमिक वेट आपके सामने है। ठीक है, अब एटॉमिक वेटों से डिवाइड कर दीजिए इनको, परसेंटेज को। तो ये 20/12, 20/12 इसको डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 1.866 बच्चक 72, हाँ 1.66 आ जाएगा। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ जो है 6.7 इसका परसेंटेज है, और एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1, तो ये आ जाएगा 6.7। इसके बाद ये है 46.67, इसको आप डिवाइड कीजिए कितना से? 14 से एटॉमिक वेट, 14 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 3 पॉइंट। ठीक, 3.33 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट। इसके बाद ये है 26.63 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो ये जो है ये भी लगभग आ जाएगा आपको 1.66। अब यहाँ आता है सिंपलेस्ट रेशियो।
रेशियो, ये सिंपलेस्ट रेशियो जो है सबको सबसे छोटा वाले से डिवाइड करने से मिलता है। सबको सबसे इसमें से छोटा वाला चूज कर लीजिएगा, सबसे छोटा वाला एटॉमिक रेशियो, सबसे छोटा यही है, देख रहे हैं ना 1.66 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा वाला चूज कर लीजिएगा और सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड कर दीजिएगा, सबको, तो आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा। तो 1.66 डिवाइडेड बाई 1.66 इट विल बी हाउ मच 1। ये 6.7 डिवाइडेड बाई 1.66, ठीक है, इट विल बी हाउ मच, इट विल बी ऑलमोस्ट 4। ये जो है 3.33 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 1.66, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा लगभग 2। 1.66 डिवाइडेड बाई 1.66, ये कितना आ जाएगा 1। अब सिंपलेस्ट होल नंबर, एक बात और है, देखिए ये डिवाइड हो रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली 4 आ जाए। अगर मान लीजिए 4.1 आता है तो जो नियरेस्ट होल नंबर है उसको यहाँ लिख देना है, एज्यूम कीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो है 6.67 बाई 1.66 4.4 ही एग्जैक्ट एक्यूरेट आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो वैसी स्थिति में आप नियरेस्ट और सिंपलेस्ट होल नंबर लिख दोगे, जो उसके नज़दीकी होल नंबर। तो ये तो 1 है ही, ये अगर 4.1 है या 3.9 आता है तो इसे आप क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। ये भी नियरेस्ट 2 के नियर आएगा तो इसे 2 ही लिख दोगे। ये जो है कोई ज़रूरी नहीं होगा कि उतना आएगा, तो इसको भी 1 लिख दोगे। अब इतना ही नंबर जो है ना एटमों का उसके एम्पिरिकल फार्मूला में होगा। कार्बन होगा 1, हाइड्रोजन होगा 4, नाइट्रोजन होगा 2, ऑक्सीजन होगा 1, यही होगा उसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू C1 हो गया, कार्बन 1 ना, और हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ये हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला। अब कहा जा रहा है कि इट्स मोलेकुलर वेट वाज फाउंड टू बी 60। अगर इसका मोलेकुलर वेट 60 है तो फाइंड द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो पहले अब एम्पिरिकल वेट भी निकाल ही लीजिए, जब एम्पिरिकल फार्मूला लिख दिए तो एम्पिरिकल वेट कितना हुआ बाबू, सबको ऐड कीजिए। कार्बन 12, हाइड्रोजन का 4, नाइट्रोजन का 28, 2 है, एक नाइट्रोजन 14 होता है, 2 नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन एक 16 ऐड किया तो टोटल कितना आ गया, ऐड करके देखिए 16 32 प्लस 28 60 आ रहा है। अब देखिए अब मोलेकुलर वेट कितना है, 60 ही है, देख रहे हैं ना, मोलेकुलर वेट 60 ही है और एम्पिरिकल वेट भी 60 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, n निकाल लोगे, n इक्वल टू मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल वेट, मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल वेट। मोलेकुलर वेट कितना हो गया 60, एम्पिरिकल वेट कितना हो गया 60, तो ये कितना आ गया 1। अब आप मोलेकुलर फार्मूला क्या लिखोगे, तो मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला का होल n, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला CH4N2O का होल n यानी कितना 1, यानी CH4N2O। ये आ गया आपका कौन सा फार्मूला,
मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरह ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इस तरह जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया और ये क्वेश्चन बन गया। हम लोग क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिए और इस तरह से इसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आप चाहो तो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, इसी में क्वेश्चन और भी घुमा के दिया जा सकता है, ठीक है। तो और भी देखने का इरादा हो तो देख लो, ठीक है। ओके, देखो। हाँ हाँ, देखिए क्वेश्चन हो गया है ना। तो क्वेश्चन आप लिख लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन है वही वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा घुमाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड है। एक कार्बन एंड हाइड्रोजन का क्या है? कंपाउंड है। वो गैस है, वो कंपाउंड, उसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है। वो सिर्फ क्या है? गैस है। और कैसी गैस है? वेल्डिंग गैस है, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है। इस गैस को अगर जलाया जाता है, अगर बर्निंग किया जाता है, बर्निंग यानी इस गैस को जब जलाया जाता है तो क्या होता है? इस गैस को जब आप जलाते हैं तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इस गैस को जलाने से इतना ग्राम। तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है, वो कार्बन इसी गैस के अंदर था। तो पता कर लीजिए कि उस कार्बन का परसेंटेज कितना है। और उसके साथ साथ 0.690 ग्राम वाटर पैदा होता है एंड नो अदर प्रोडक्ट, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं। तो वाटर में हाइड्रोजन आ गया और CO2 में कार्बन आ गया। यानी इस वेल्डिंग गैस में दो चीज़ है, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब निकाल लीजिए। तो आप निकालोगे, ऐसा कर लोगे, यहाँ लिख दोगे C+ आंसर। इसको बनाओगे इस तरह से C+O2, तो CO2 बनेगा। अब ये आप बताओ कि ये 12 ग्राम है, ये 32 है, ये 44 है। तो 44 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन है? 44 ग्राम CO2 हैव 12 ग्राम क्या? कार्बन। इसलिए आपको उस गैस में, वेल्डिंग गैस में कितना CO2 पैदा हुआ था तो उससे कार्बन का पता चल जाएगा। तो उस वेल्डिंग गैस में 3.38 ग्राम कार्बन CO2 पैदा हुआ था। तो 3.38 ग्राम CO2 हैव 12/44 इंटू 3.38 ग्राम कार्बन, यानी कि इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग आ जाएगा 0.9218 ग्राम कार्बन, ठीक है। इतना आ जाएगा। इस तरह से ये कार्बन निकल गया। इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे बच्चों? हाइड्रोजन निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन, इतना से जो है हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन निकालेंगे। तो हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन H2+O2 गिव्स H2O, है ना। तो हाइड्रोजन जो है कितना ग्राम लोगे? बैलेंस कर लो रिएक्शन को ऐसे, या हाफ ही कर देते हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस से हो जाएगा। चलिए, तो ये 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 18 ग्राम पानी पैदा हुआ। तो 18 ग्राम वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाई 18 ग्राम वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाई 2 ग्राम क्या चीज़? 2 ग्राम हाइड्रोजन। इसलिए आपका वाटर कितना पैदा हुआ है ये आप पता करो। कितना पैदा हुआ है बाबू? देखो 0.690।
तो 0.690 ग्राम वाटर पैदा करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए ये निकाल लो। तो 2/18 इंटू 0.690 को पैदा करने के लिए कितना चाहिए, इसको कैंसिल करो, 0.0766 ग्राम लगभग आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हाइड्रोजन का भी अमाउंट पता चल गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आप जो है दोनों के टोटल अमाउंट जोड़ दोगे तो उसका वेल्डिंग गैस का कुल अमाउंट, क्योंकि वेल्डिंग गैस में आपको पता चल चुका है कि वेल्डिंग गैस में कार्बन है कितना बाबू, 0.9218 ग्राम, और वेल्डिंग गैस में हाइड्रोजन कितना है, इतना ग्राम। तो टोटल वेट ऑफ वेल्डिंग गैस, टोटल वेट ऑफ वेल्डिंग गैस ऑफ वेल्डिंग गैस, टोटल वेट ऑफ वेल्डिंग गैस 0.9218 कार्बन हुआ और 0.0766 ग्राम क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। दोनों ऐड करो, 864 होता है क्या, 14, तो 4 और 1 और 6 7 और इधर से आया 8, 2 and 7 9 और ये 9, तो 0.9984 ग्राम हो गया कुल वेल्डिंग गैस। भाई देख लीजिए, टोटल वेट ऑफ वेल्डिंग गैस आ गया कितना, 0.9984 ग्राम। अब यहाँ से आप परसेंटेज निकालो सबका। अब किसका क्या निकालो, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का परसेंटेज निकालो। तो कार्बन का वेट कितना आया था, परसेंटेज निकालने सिखा दिए हैं। ठीक है, तो कार्बन का वेट कितना आया था, 0.9218 बाई टोटल 0.9984 इंटू 100 हो गया कार्बन का परसेंटेज। इसको कैलकुलेट करो, ये लगभग आपका आ जाएगा 92.33। ठीक है, अब परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वेट ऊपर रख दीजिए 0.0766 बाई टोटल वेट 0.9984 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट कीजिए, ये भी आ जाएगा लगभग 6.67%। अब परसेंटेज आ गया। अब यहाँ से आप चलिएगा इम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के रास्ते पर। अब आप एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर के रास्ते पर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट लिखिएगा, यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन लिखिएगा, यहाँ आप एटॉमिक रेशियो लिखिएगा, लिखिएगा परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट, और फिर यहाँ सिंपलेस्ट, यहाँ होल नंबर, वही सिंपलेस्ट होल नंबर। ठीक है, अब एलिमेंट हो गया कार्बन, एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज हो गया 92 पॉइंट जो है 1 मिनट 92.33, तो ये 7.67 होगा, क्योंकि टोटल मिला के 100% होता है ना, तो इसका परसेंटेज 92.33 हो गया, तो 100 में से घटाएंगे तो इसका आ जाएगा 7.67। ठीक है, इसका 92.33 और इसका हो गया 7.67। ठीक,
ये परसेंटेज 92.33 बाई आप कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, इसको डिवाइड करो। ये 7.67 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, तो ये तो आ जाएगा वही, ये आ जाएगा आपका 7.67 और ये कितना आ जाएगा 12 7 जा कितना होता है 12 7 जा 84 होता है क्या? हाँ, ये भी ऑलमोस्ट लग रहा है देखने से कि 12 7 जा 84 और 12 8 जा, तो ये कितना आ गया, ये 92.33 बाई 12, 8 जा का फार्मूला 8 जा हो गया 84 और 9 जा ये 7 जा हो गया 84 और आपको 8 जा हो जाएगा कितना 96, तो 96 और इसके बीच में है ये 92.33, तो इसीलिए इसी के बीच में लगभग आएगा 7.69। अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, थोड़ा सा ये छोटा है, तो यही जो है हल्का का डिफरेंस आएगा, तो से इसमें छोटा वाला से डिवाइड होगा, तो 7.69 डिवाइडेड बाई 7.67, ठीक, तो ये 1.01 के लमसम कुछ आएगा थोड़ा बहुत, और ये आ जाएगा 1। तो अब तो हमको सिंपलेस्ट होल नंबर लेना है, तो ये तो नियरेस्ट टू 1 है, तो इसको तो 1 ही लेना चाहिए हमें, आई भी 1। तो इस तरह दोनों का नंबर, कार्बन का नंबर 1 और हाइड्रोजन का नंबर 1, दोनों का नंबर मेरे पास कितना कितना हो गया 1 1, कार्बन भी 1 हाइड्रोजन भी 1। अब दोनों का जब सिंपलेस्ट नंबर मिल गया, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर ये सॉरी इंपीरिकल फार्मूला मिल जाएगा। तो इंपीरिकल फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इंपीरिकल फार्मूला बिकम्स इक्वल टू CH। इंपीरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CH, क्योंकि कार्बन है 1 और हाइड्रोजन है 1, कार्बन 1 हाइड्रोजन 1, इस तरह से हमारा इंपीरिकल फार्मूला आ गया CH। ठीक है, देखिए अब जो है यहां तक हम लोग इंपीरिकल फार्मूला निकाले, अब हम लोग निकालेंगे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए अभी क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, और वो कॉन्सेप्ट है कि 10 लीटर ऑफ वेल्डिंग गैस वेज 11.6 लीटर एट NTP। इस बात से आपको मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा, क्योंकि बिना मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकलेगा। 10 याद कीजिए 10 लीटर ऑफ, क्वेश्चन में नीचे देख लीजिएगा, नीचे लिखा हुआ है 10 लीटर ऑफ वेल्डिंग गैस with 11.6 ग्राम एट NTP। अब इसी से मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा, और इंपीरिकल वेट तो हम लोग इस दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे और तब डिवाइड कर देंगे, तब n निकल जाएगा और n से फाइनली मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है। देखिए हम लोग इसी चैप्टर में पढ़े हैं W या V/22.4 इज इक्वल टू W/m, जहाँ m क्या है मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला पढ़े हैं पहले। अब m यहाँ से निकल जाएगा, वॉल्यूम आप पुट कर दीजिएगा, वॉल्यूम कितना पुट कीजिएगा जो दिया हुआ है 10 लीटर, 10/22.4 इज इक्वल टू W 11.6/m मॉलिक्यूलर वेट। अब सोचिए, ठीक है ना,
कि m निकालना है, तो m जो है इधर लाइए, m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू 11.6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 10, m निकल जाएगा आपका। और इससे आप m निकाल लोगे, इसमें मल्टीप्लाई करो, और ये लगभग 26 के नियर अबाउट आना चाहिए। नियर अबाउट देखिए, लगभग का साइन लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे, नियर अबाउट 26 आएगा, और क्योंकि उससे रिलेशन है, रिलेशन होना चाहिए। अब ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट आ गया, तो इम्पीरिकल वेट, इम्पीरिकल वेट जो है ऑफ सी एच, तो सी एच का इम्पीरिकल वेट, एक कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, इट विल बी 13। इसी के अंदाज लेकर इसको हमने लिख दिया था। अब आप n निकालोगे, तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई इम्पीरिकल वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाई इम्पीरिकल वेट, और मॉलिक्यूलर वेट 26, इम्पीरिकल वेट 13, इट विल बी 2 आ गया n। अब आपका मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस स्टेज में आकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इम्पीरिकल फॉर्मूला का होल n, और इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या है भैया, CH का होल 2, और ये C2H2, ठीक। तो आ गया एसिटिलीन गैस, C2H2 गैस आ गई, और C2H2 गैस को आप जानते हैं क्या कहते हैं, एसिटाइलीन गैस कहते हैं। तो ये वेल्डिंग गैस कौन गैस हुई, एसिटिलीन गैस। ये वेल्डिंग गैस आपकी हो गई एसिटिलीन गैस, ठीक है। तो ये गैस है, आप समझ गए, इस गैस को पहचान गए, ओके। और जो है ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 12 समाप्त हुआ। अब हम लोग फिर से एक दूसरे से मिलेंगे, हम आपसे, आप हमसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 13 में। ओके, सी यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक, डन।